बात से भी फिर अग्री करेंगे कि ये मौका हमने ही फराहम किया है कि आज मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल इतने हैं कि शायद वो इस बात से, इस मसला कश्मीर से, कश्मीर जैसे इशू से, कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। देखिए, कश्मीर से तो हम किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम कश्मीर का यही कहते, वो तो फिर एक अलग बहस है ना नदीम अफजल साहब। लेकिन मनमोहन सिंह को हमने जो जवाब मुहैया वाकई किया है, इसमें कोई शक नहीं कि वो हम पे उंगली उठा सके। हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस है जिन्होंने, जो कश्मीर में जिनका कोई वजूद नहीं है, उन्होंने अपना वजूद बनाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज हो गई या दूसरी जमातें हो गई, किसी ने बाइकाट किया, किसी ने धांधली का इल्जाम लगाया। तो मैं समझता हूं ये उनके किरदार की वजह से आज मनमोहन सिंह को मौका मिला है। अदरवाइज इंडिया को एक तो हक ही नहीं पहुंचता हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत का या वो बयान देना। उनके एक तरफ से ठीक है, वो हमारे पड़ोसी हैं, कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला तो नहीं है ना नदीम अफजल गुजर साहब, इसको भी तो हमें देखना चाहिए। ये हमारा मसला नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी मसला है। एग्जैक्टली। तो बैनुल-अक़वामी मसले में तो वो भी राय दे सकते हैं ना, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वो तो आपका मौक़िफ़ तस्लीम ही नहीं करते। ये हमारा मौक़िफ़ है कि कश्मीर जो है हमारा इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन वो तो नहीं तस्लीम करते। वो तो कहते हैं कि आपने कब्जा किया हुआ है, हम कहते हैं उन्होंने कब्जा किया हो। लेकिन अब अल्टीमेटली इसका हल तो निकालना पड़ेगा और मेरे ख्याल में इसको डायलॉग मेज पे लाना पड़ेगा। अब ये जंग और बंदूक से फरीद पराचा साहब, नदीम अफजल साहब इस बात पे तो अग्री करते हैं कि हमने ही उनको जवाब भी दिया है मनमोहन सिंह को ऐसे स्टेटमेंट का। सेकेंडली ये कि वो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं कि हमारी तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो तमाम मजहबी जमातें हैं उनको ये कहते हैं कि उनका तो मेन फोकस ही ये रहा है कि कश्मीर इशू, और उन्होंने तमाम वक्त पे ही सियासत की है, तो वो क्यों नाकाम रहे इतने सालों से? अच्छा, मैं यानी ये समझता हूँ कि कितने ही सीरियस मसाइल हों, फिर भी हमारे ये पीपल्स पार्टी के दोस्त और नदीम अफजल साहब की मैं कदर करता हूँ, उनके वालिद साहब मेरे साथ असम्बली मेंबर थे। यानी ये स्टाइल क्या है? यानी आप अहम कौमी मसाइल पे बात कर रहे हैं और आप कहते हैं जी दीनी जमातें जो हैं वो इस पे चंदा लेती हैं, फलां करती हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर दीनी जमातों के लोग जो हैं वो कश्मीर में जाके शहीद हुए हैं तो ये शहीद होना कोई मामूली सी बात है? ये अपनी जानों की कुर्बानियां देना कोई मामूली बात है? और क़यादतों के बच्चे भी हुए हैं। अगर आप इस पे बहस करेंगे मैं आपको नाम बताऊंगा, लेकिन असल ये जद्दोजहद कश्मीरियों की अपनी है। 1 लाख से ज़्यादा नौजवान उनके अपने हुए हैं मकबूजा कश्मीर के। आज हम उनके ज़ख्मों पे ये नमकपाशी कर रहे हैं और इस तरह की गुफ्तगुएँ कर रहे हैं। यानी इन गुफ्तगुओं का मसला है कश्मीर के साथ और कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ ये मजाक उड़ाने के एक मुतरादफ है। बाकी जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारतीय जो मुश्किल के अंदर वो हमें कहते हैं दाखिली मसाइल में 608 भारत के अजला में से 250 अजला के अंदर फौज इस वक्त मौजूद है और फौजी ऑपरेशन हो रहे हैं। 150 अजला के अंदर मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हैं। 132 दहशतगर्द गिरोह है जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं। क्या हम भी इन्हीं सारी चीज़ों को, और वहाँ की फौज है वो दहशतगर्दी में शामिल है? समझौता एक्सप्रेस के मामलात में कर्नल प्रोहत और जनरल BN हेवन ये सारे नाम आ चुके हैं। अब ये कि क्या हम इसकी बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो नागालैंड से और मीज़ो से और दीगर उन चीजों से वो भारत दस्तबरदार हो जाए? लेकिन ये बात जिस तरह तसल्लत किया हुआ है पराचा साहब, ये बात फैक्ट है। पंजाब ठीक है, आपने जो फैक्ट्स बयान किए बिल्कुल दुरुस्त हैं, उनके अपने अंदरूनी मसाइल भी हैं, लेकिन माशी तौर पे वो बहुत आगे जा चुके हैं, मिलिट्री तौर पे वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। और जो आप कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा उनके स्टेट्स में फौज है, तो उनके पास वसाइल भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा है। हम तो जो है IMF से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके और कर्जा लेके जो है इन चीजों को पूरा करते हैं ना जी। ये इसका ताल्लुक हमारे साथ है, इसका ताल्लुक नदीम अफजल साहब के साथ है, बरसरे इक़्तिदार हुकूमतों के साथ है, जिन्होंने खजाने खाली कर दिए हैं, जिन्होंने कौम को मकरूज बना दिया है, जिन्होंने इस कौम की दौलत लूट कर बैरून मुल्क बैंकों में जमा कर दिया है, जो पाकिस्तान को इतने बदतरीन हालात के अंदर भी अपना रुपया पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए तैयार नहीं है। ज़र मुबादला का बहरान है, IMF का दबाव है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, हर रोज़ इजाफे हो रहे हैं, और इसके बावजूद वो उन्हें जो है वो अपना एक खेल मिला हुआ है और इसी के अंदर है। इसलिए ये सीरियसनेस जो है ये जब तक नहीं होगी, भुट्टो साहब की इन्होंने मिसाल दे दी है, 4 मरतबा उसके बाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। आप उसका तो जवाब दें कि जब आप रहे हैं आपने मसला कश्मीर के लिए क्या किया। ठीक है, मैं इनसे पूछा हूं नदीम अफजल साहब, बजाय ये फरमाइएगा
ये फरमाइएगा जी नदीम पैसों में पड़े। ठीक है नदीम साहब, ये फरमाइएगा कि अब आपकी हुकूमत है, पहले भी रही है 3 मरतबा, आपकी तरजीहात की फहरिस्त में कौन से नंबर पे आता है कश्मीर इशू? क्योंकि हम तो देखते हैं सिर्फ जब कोई इंडिया से मुलाकात करने के लिए आता है उस वक्त हेडलाइंस बन जाती हैं, कश्मीर इशू पे बात होगी, कश्मीर इशू पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होंगे, या जब कश्मीर के इलेक्शन आते हैं तब हमें कश्मीर का नाम सुनने को मिलता है आपके मुंह से। अदरवाइज तो इसका बहुत ज़्यादा जिक्र भी नहीं होता, इस पर बहस भी नहीं होती। देखें, कश्मीर इशू के ऊपर मेरे ख्याल में जितना काम हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा मुझे और कोई बरसे इक़्तिदार जितनी पार्टियां आई हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, वो मुझे कोई और बता दे कि पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कारगिल का इशू नहीं होता तो हम कश्मीर का मसला हल कर चुके होते। परवेज मुशर्रफ कहते हैं जुडिशरी का इशू नहीं होता तो हम भी कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर चुके होते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया, नून लीग भी यही कहती है और परवेज मुशर्रफ भी कहते हैं कारगिल नहीं होता तो हम लोग जो है इशू रिजॉल्व कर चुके होते। देखिए शहजाद, एक बात है कि ये तो ठीक है, कारगिल का इशू हुआ भी तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में था, किसी और के दौर में तो नहीं हुआ था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में आमरीत ना आती, फौजी हुक्मरान ना आते, क्योंकि ये पसे पर्दा कुफ्तें दोनों मुल्कों की, ना कश्मीर इंडिया की और ना पाकिस्तान की, ये कभी भी नहीं चाहेंगे, और ना इंटरनेशनल फोर्सेस चाहती हैं कश्मीर का इशू हल हो, क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर का इशू इसी तरह रहे। दोनों मुल्कों का जो बजट है वो बजाय स्कूल के, अस्पताल के जाने के, वो फौजों पे इस्तेमाल होता रहे, इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे, ये टेंशन बनी रहे, और इस अवाम, ये बेचारी अवाम जो है ये इसी तरह बदहाली का शिकार है। अच्छा नदीम अफजल साहब, बात ये है कि हम अगर माजी में जाएंगे ना तो एक लंबी बहस हो जाएगी कि किसके दौर में कोशिशें हुई थी, किसके दौर में मसला है कश्मीर हल होने को था, करीब था, और किसके दौर में क्या हुआ था। हम इस पर बात करेंगे क्योंकि जो हमारे पास मनमोहन सिंह का जो स्टेटमेंट आया है वो कल आया है, और आज हमारी हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो मसला कश्मीर के लिए अपनी क्या स्ट्रेटजी मुरतब करी है, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त को एक मुख्तसर का ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर जानेंगे कि हुकूमत की फहरिस्त में जिस तरह से शहजाद ने बात की है कि कितनी तरजीह इसको दी जाती है मसला कश्मीर के हल को। और उसके साथ हमें सीनियर एनालिस्ट हैं सलीम बुखारी साहब, वो भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम ये बात करेंगे कि हम क्या वाकई ऐसी ही सूरत हाल है जो मनमोहन सिंह ने बताया है कि हम अंदरूनी मसाइल में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो हमें ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान मसला कश्मीर से या जो कश्मीर है उससे दस्तबरदार हो जाए। स्टे विद अस।